अगले 2-3 साल तक इस तरह चलेगा और पाकिस्तान क्योंकि काफ़ी करेंसी डिप्रिशिएट कर गई है, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि जो लॉस है, अगर एक एस्टीमेट सर्वे के मुताबिक ऑलमोस्ट 1/3 हमारी खराब जो है वो ज़ाया हो जाती है। ताहम तवील मुद्दत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें पेट्रोल मोटरसाइकिलों के मुकाबले में बहुत ज्यादा ईंधन की लागत को बचा सकती हैं। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। अदादोशुमार के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI के जरिए पैमाइश किया जाने वाला सालाना अफराद ज़र दिसंबर में 24.5% रिकॉर्ड किया गया। किन अशिया की कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ और इतनी बुलंद महंगाई की क्या वजूहात हैं? दिसंबर में CPI के इजाफे ने लोगों की जिंदगियों को कैसे मुतासिर किया है? आइए एक साथ देखते हैं रिपोर्ट। हमारे सहाफ़ियों ने लाहौर और कराची के बाजारों और दुकानों का दौरा किया और कीमतों में हालिया इजाफे से बेचने वालों और ख़रीदारों की मुश्किलात का मुशाहिदा किया। इतने अरसे से काम करते हुए इतना उतार चढ़ाव कीमतों का जो है ना, कभी देखने में नहीं आया। अब तो ये कि सुबह कुछ है कीमत, शाम को कुछ है। जो चीज़ हम ले रहे होते हैं उसका पता है कि ये इतने की है, जब उसको सेल कर दिया अगले दिन का पता नहीं कि वो कीमत क्या है, उसकी कितने का आना है, कितने का उसको सेल करना क्या है। तो इस हिसाब से हम तो खुद बहुत परेशान हैं। ना कोई बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, आटा लोग की दर रोलते फिर देने, यानी कि वो भी महंगा है, चौल हर चीज़ तो महंगी, सस्ती कोई शय नहीं, बस दुनिया के वक्त ही सस्ता रह गया। महंगाई तो ऑब्वियसली बड़ी बढ़ चुकी है। इसमें जो 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि पहली वही है अनएम्प्लॉयमेंट। तरह आपको पता ही होगा, आप ऑब्वियसली नेट के ऊपर देखते हैं या और चीज़ अवेयरनेस है इंसान को कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद हो गई है और जितनी भी इंडस्ट्री थी, जितनी भी सनतें थीं, सारी चीज़ें बंद होती पिछले 7-8 महीनों के अंदर बिल्कुल जो है ये आलमोस्ट कारोबार और बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। ये इजाफा जो है वो हालिया दिनों में हुआ है। चावल, दालें, आटा, चीनी और जो तेल, घी वगैरह, इन पे जो है वो ये इजाफा हुआ है। इस वक्त तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, कमी का तो कोई वो नहीं है। हम तो आज का हमें पता चलता है कि 2500 रुपये में 20 kg का आटा 25 kg में 2500 रुपये के में मिल रहा है। तो 2 दिन बाद पता चलता है 2600, अगले दिन पता चलता है 2700। ये तो मुसलसल तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शान सईद साहब, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट एट जुवाई IQI। जी जनाब, आप ज़रा बताइए कि दिसंबर में मुल्क में CPI की जो इजाफा है इतनी बुलंद क्यों है? जो इतना ज़्यादा पाकिस्तान में अफराते ज़र है, इन्फ्लेशन है, उसकी 3 वजूहात हैं। एक तो शॉर्टेजेस पूरी दुनिया में जो हो रही हैं, दूसरा डिमांड बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है पाकिस्तान जो है कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है, तो यहाँ पे जो कंजम्पशन पैटर्न्स है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तीसरा जो एलिमेंट है जिसकी वजह से महंगाई है वो है कि आपकी करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट कर गई है। जब करेंसी जो है वो अपनी वैल्यू लूज कर जाती है तो उससे जो है मुल्क में अफराती ज़र आ जाता है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ये देखें, हमने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को बता दिया था कि पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन है, अफराती ज़र है, तो ये मेरा ख्याल है अगले 2-3 साल तक इस तरह चलेगा और पाकिस्तान क्योंकि काफ़ी करेंसी डिप्रिशिएट कर गई है, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जनाब, आपकी मालूमात के मुताबिक मुल्क के किन शोबों में या किन अशिया में CPI की सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है और क्यों? इस वक्त जो सबसे ज़्यादा महंगाई है वो है खाने पीने की चीज़ों में, और आपको पता है फूड सिक्योरिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन गया है और पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादा जो लोग परेशान हैं वो इसी वजह से, क्योंकि जो खाने पीने की अशिया हैं जैसे दाल, चीनी, आटा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी बेसिक वजह ये है क्योंकि हमारे यहाँ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इतना नहीं है। दूसरा ये है क्योंकि ग्लोबली सारी चीज़ों की जो बेसिक अशिया हैं खाने पीने की, उनमें इजाफा हो रहा है पोस्ट कोविड,
और जो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनकी वजह से भी सप्लाई चेन में हिकअप्स आ रहे हैं। तो सप्लाई चेन इज नॉट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, सप्लाई चेन इज एन इकोनॉमी। तो अगर हम पाकिस्तान में सप्लाई चेन को भी इम्प्रूव करें, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और फार्मर्स को जो है एक्सेस दें मार्केट में, ताकि वो टाइमली अपनी सेल कर सकते हैं। और आपके ख्याल में इसकी कीमत को कैसे कम किया जाए, इस लिहाज से क्या चीन कुछ मदद फराहम कर सकता है? चाइना ने जिस तरह अपनी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को जिस तरह केटर किया है, ये एक लाइव एग्जांपल है। चाइना के पास इस वक्त जो ग्रेन है, गंदम है, उसके जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 650 मिलियन टन है, और कोई भी यूरोपियन ममालिक या अमेरिका में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो चाइना ने क्या किया और हम चाइना से किस तरह सीख सकते हैं? चाइना ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इससे फायदा ये होता है कि जो गंदम है वो टाइमली वक्त पे उसका परचेज हो जाता है, और दूसरा किसानों को जो है उनकी आमदनी जो है वो मुकर्रर वक्त पे मिल जाती है। उससे चाइना ने ये भी स्टोरेज कैपेसिटी में चीज रखी है कि क्वालिटी मेंटेन रखी है। इसलिए अगर आप देखिए कि चाइना की लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड जो है बहुत ज्यादा हाई है। और ये अगर आप पिछले साल 9 अप्रैल के इकोनॉमिस्ट मैगजीन में देखें तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक स्टेटमेंट दी थी जो मैं कोट कर रहा हूँ, द पीपल्स राइस बॉल मस्ट बी फर्मली हेल्ड इन देयर ओन हैंड्स ऑल द टाइम। और ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक आइडिया है कि वो चाहते हैं कि अपने लोगों को फूड सिक्योरिटी जो है हर वक्त फराहम रखें। चीन में चावल एक अहम ग़िज़ा है और गंदम का भी बहुत इस्तेमाल है। फिर चीन ने अपनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और खुराक की हिफाजत कैसे की है? उन्होंने इसमें इंटरनेट और बिग डेटा इस्तेमाल किया है। वो उनको एम्पावर किया है। हम भी अपने किसानों को टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको एम्पावर कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका एक्सेस टू द मार्केट। पाकिस्तानी चाइना से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, चाइना की सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी एफिशिएंट है, जिसकी वजह से वहाँ पर आज तक आपने देखा नहीं होगा कि कोई ऐसा क्राइसिस आया हो। चाइना ने अपना सप्लाई चेन, इट इज़ वेल मैनेज, प्रोफेशनली ड्रिवन एंड इज ऑल बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा, तो हमारे यहाँ भी काफ़ी जो है साउंड मैनेजमेंट सिस्टम आ सकता है, जिसकी वजह से जो अशिया की कीमतें हैं वो बजाय ऊपर जाने के वो कम हो जाएंगी। पाकिस्तानी फ्रूट की स्टार प्रोडक्ट कीनू की बरामदात कैसी हैं? पैदावार और मयार में मुसलसल बेहतरी के साथ साथ मुस्तकबिल में कीनू की बरामद का कितना इम्कान है और बरामदात बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आइए रिपोर्ट देखते हैं। पिछले शोज में हमने कीनू लगाने के बारे में टेक्निक मुतारफ करवाई। एक हालिया दौरे में हमारे रिपोर्टर ने देखा कि कीनू की पैदावार तवक्को से कहीं कम है और ये कि पैदावार की बढ़ती हुई लागत ने कीनू की कीमत को भी बढ़ा दिया है। किन्नू असी मतलब खरीद करने हैं, जिमीदारां कोलों बाग लैके किन्नू खरीदने हैं। किन्नू की यानी कि फसल बहुत घट आ, महंगाई बहुत ज़्यादा है किन्नू के बारे च। किन्नू उही किन्नू जो पिछले 5 सालों के 600 तो ला के 800 रुपए तक कर सका, ऐतकी वो किन्नू 1400, 1200, 1500, 1600 तक जा रहा है। कीनू की कीमतों में इजाफे की एक वजह DAP खादों की बढ़ती हुई कीमतें हैं। महंगाई की वजह यही है कि खाद ज़्यादा है। खाद की यानी कि DAP 8500 तो ला के 9500 रुपए तक 10,000 तक असी खरीदी। ब्लैक 3000 2600 यूरिया खाद जी 1800 की होंगी सी। डीजल का हिसाब देख लो कि डीजल का रेट की जा रहा है इस टाइम। जिमीदार सच्चे है, जिमीदार हुण असीं की कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में माहिरीन बेहतरीन और सबसे ज्यादा मौजूद खाद के इस्तेमाल की सिफारिश करते हैं। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट जो है वो ऑर्गेनिक खुराक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। यूरिया खाद या DAP वगैरह इस पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, अक्सर उस पर जो है वो पौधे ज़ाया होने का चांस भी होता है। तो ड्रैगन फ्रूट को जो पसंदीदा जो इसकी खुराक है, इसको हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम खुद ये वर्मी कंपोस्ट तैयार भी करते हैं और ये वर्मी कंपोस्ट हम दोस्तों को इन्वाइट भी करते हैं कि ये आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। ये बायो फर्टिलाइजर बहुत सी लागत बचाता है और पैदावार का अमल बहुत आसान है और खाम माल आसानी से दस्तयाब है।
कारकुन मिट्टी में खाद तैयार कर सकते हैं। और इन्हीं से ये खुराक जो हम तैयार करते हैं, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। इसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को आप खुद भी अपने घर में तैयार कर सकते हैं। इन केंचुओं की खुराक जो है वो किचन वेस्ट के अलावा ये आपके घर में जो वेस्ट है, ये देखें, ये गत्ता है जो कि अक्सर हमारे घरों में हमें मिल जाता है, इसको हम जो है वो इस तरीके से लगा देते हैं। तो ये इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत और तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्जियों के गले सड़े पत्ते, सब्जियों की वेस्ट, किचन की वेस्ट और इस तरह के ये कागज़ जो हैं, इनकी क्लिपिंग काट के आप अपने लिए, अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधों के लिए खुद से भी खाद बना सकते हैं। बल्कि ये दूसरे भी तमाम पौधों के लिए और फसलों के लिए ये खाद बेहतरीन खाद के तौर पे मानी जाती है। इसको ये इस तरह हमने डाल दिया है। अब ये इसको खा के बेहतरीन खाद में चंद दिन के अंदर चेंज कर देंगे और इस खाद को हम पौधों में जब डालते हैं तो हमें उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, कटाई के दौरान किन्नू की दर्जाबंदी की जाती है। किन्नू के फल जो कीड़ों से पाक या बीमारी से पाक और दरख्तों पर लगे होते हैं वो ग्रेड ए में आते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛਾਂਟ ਛੂਣ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗਲ ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਦਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਆ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਾਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਗਲ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਰੇਟ ਆ, ਹਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗਾ ਰੇਟ ਆ। ਕੋਈ 700 ਦੀ 750 ਦੀ ਪੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 600 ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਖੁਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੀਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਉਹਦੀ। ग्रेड ए कीनू को आमतौर पर फफूंदी कुछ दवाओं के साथ वैक्स तैयार करने से पहले धोया जाता है ताकि गलने सड़ने के अमल को सुस्त किया जा सके और ताजगी को बढ़ाया जा सके। आखिर में कीनू को बरामदात के लिए उनके साइज के मुताबिक दर्जाबंदी और पैक किया जाता है। शुरू से अर्ज किया कि हमारे पास तकरीबन हम 15 से 16%, इवन के किसी साल में हम 18% को टच कर पाए, जो हमारा फ्रेश फ्रूट एक्सपोर्ट हो जाता है। उसके बाद तकरीबन 50 से 60% वो फ्रूट है जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आता है, जो ज़्यादातर टेबल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जो एज ए फ्रेश फ्रूट हम खाते हैं उसको। सिर्फ 5 से 8% फ्रूट है जो हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाता है, जिसमें कंसनट्रेट बन के एक्सपोर्ट हम करते हैं। बाकी जो है हमारा डोमेस्टिक यूज़ में आ जाता है। अब ज़रूरत ये है कि हमारे जो इसमें लॉसेज हो रहे हैं उनको हम कंट्रोल करें, और प्लस ये है कि जो हमारी सी या डी ग्रेड फ्रूट है उसको हम कन्वर्ट करें प्रोडक्ट्स में। 12 दर्जन एक होंदा किन्नू, 150 दाना 10 दर्जन, 100 दाना, 90 दाना, 80 दाना, 72 दाना, 60 दाना, 56, 64, 48 ऐस मोटे थोक है वाले। ਜਿਹੜਾ 12 ਦਰਜਨ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। 12 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? 12 ਦਰਜਨ ਉਹਦੇ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦਰਜਨ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਣ ਕੇ 120 दाने। ग्रेड ए कीनू की मुसाबकत को बढ़ाने और बैनुल-अक़वामी मार्केट में ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए पाकिस्तानी फल के ताजरों ने पैकेजिंग को बेहतर बनाने और पाकिस्तानी कीनू को ब्रांड करने का मंसूबा बनाया है। फैक्ट्री ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨੂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਢਦੀ ਸਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ 48, 56, 64, ਆਪਣਾ 72, 80, 90, 100 दाना, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕੱਢਣੀਆਂ। ब्रांड के नेम से अगर हम पाकिस्तान के किन्नू को एक्सपोर्ट करें तो मार्केट के अंदर एक बड़ी अच्छी पेनिट्रेशन और अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। फिर उसके बाद ये है कि हमारी जो पैकिंग क्वालिटी है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि जो हम इंटरनेशनल पैकर्स हैं जिनके साथ हम कम्पीट कर रहे होते हैं उनको हम इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकें कि वो अट्रैक्टिव हो। फिर उसके बाद ये है कि जो हमारा फ्रूट है, सबसे पहले जो क्वालिटी हम दे रहे हैं वो क्वालिटी एक कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कि जो क्वालिटी एक दफ़ा गई है नेक्स्ट टाइम भी वही क्वालिटी हम उसको दे पाएँ, ताकि एक जब ब्रांड आपने एस्टेब्लिश कर लिया तो फिर ब्रांड की जो एक फेम है वो हम उसको कंटिन्यू कर सकें। अगरचे ग्रेड ए किन्नू किसानों और ताजरों को मुनाफा देते हैं, बी ग्रेड या सी ग्रेड किन्नू ज़ाया हो रहे हैं। क्योंकि जो लॉस है, अगर एक एस्टीमेट सर्वे के मुताबिक ऑलमोस्ट 1/3 हमारी खराब जो है वो ज़ाया हो जाती है। इसकी पहली वजह किसानों की तरफ से फल चुनने का नामुनासिब तरीका है, जिसकी वजह से किन्नू की सतह पर खराशें आती हैं। जो पिकिंग का तरीका है जी, अगर उसको प्रॉपर देखा जाए तो उस बंदे को यहाँ से फ्रूट को पकड़ना है एक हाथ से, दूसरे हाथ से उसने यहाँ से कैंची को इस्तेमाल करना है उसके शोल्डर के साथ रख के, और फ्रूट को आराम से यहाँ से उठा के उसने अपने कलेक्शन बैग के अंदर डालना है। अगर ये एहतियात वो नहीं करता और इस तरह उसको तोड़ लेता है, स्ट्रक करता है, प्लग करता है, तो प्लग करने से ये होगा कि इसकी स्किन यहाँ से फट जाएगी और वो फ्रूट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में चला जाएगा, वो फ्रूट एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहेगा। इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने अब किसानों को तरबियत देना शुरू की है, ताकि चुनाई के दौरान नुकसानात को कम करने के लिए
मुनासिब तरीके से कीनू की कटाई कैसे की जाए। गवर्नमेंट ने एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट बनाया है जिसका काम ये है कि जो हमारे से टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है उसको लेके फार्मर तक लेके जाना। वो पूरा साल अपने प्रोग्राम शेड्यूल कर रहे होते हैं और CRI का, हमारे इस इंस्टीट्यूट का एक्सपर्ट वहाँ जाता है, नर्सरी की भी ट्रेनिंग दे रहा होता है, इवन के प्लांट पर इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की भी ट्रेनिंग दे रहा होता है, हार्वेस्टिंग की भी ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो हमारा पूरा लेन रहता है पूरा साल उनके साथ, और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी फार्मर के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर सकें ताकि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो और जितने भी लॉसेज और इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ ही कीनू लंबी शेल्फ लाइफ हासिल कर सकते हैं। फल और सब्जियों की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज की तरक्की के साथ ग्रेड B और C कीनू ने भी वसी पैमाने पर अपना इस्तेमाल हासिल कर लिया है। 80 तक ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम सिट्रस के जूस से प्रोड्यूस कर सकते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री में, कन्फेक्शनिंग इंडस्ट्री में वो सारा वही ऑयल यूज हो रहा है ऑरेंज का। फिर उसके बाद हम इसमें से कंसनट्रेट, जिस तरह मैंने बताया, प्राइमरी प्रोडक्ट बना रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तलब बढ़ती रही है और हुकूमत की तरफ से भी साजगार पॉलिसियां भी सामने आ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीनी कंपनियां पाकिस्तान की EV इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने जा रही हैं, जबकि कुछ मकामी कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मसनूआत तैयार करना शुरू कर दी हैं। कवी उम्मीद है कि पाकिस्तान में EV इंडस्ट्री मुस्तकबिल करीब में तेज़ी से तरक्की के मरहले में दाखिल हो जाएगी। आइए एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में सालाना 2.5 मिलियन से जायद मोटरसाइकिलें तैयार की हैं, जिनमें से ज्यादातर पुराने मॉडल्स हैं। चीन की नई तवानाई की अहम कामयाबियों को शेयर करने के लिए चीनी मोटरसाइकिल इंटरप्राइजेस के नुमाइंदों में से एक जियालिंग इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड चाइना ने नवंबर 2022 में रवायती ईंधन की बजाय नई तवानाई की खालिस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें मुतारफ कराने के लिए पाकिस्तान में एक शाख कायम की है। इस वक्त कुछ लोग रवायती मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। हम सड़क पर देख सकते हैं कि होंडा 70 की तरह ये सिर्फ फ्यूल इंजन का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा जब EV इंजन इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ इस साइज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई बरकी हिफाजती कंट्रोल सिस्टम नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। जब आप इस मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करते हैं तो इंजन का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है, बैटरी में आग लग सकती है। अब जब हम CPEC के तहत पाकिस्तान आ रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में एक मजबूत टेक्नोलॉजी और महफूज निज़ाम लाना होगा। एक खालिस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कीमत रवायती पेट्रोल मोटरसाइकिल के मुकाबले में ज्यादा हो सकती है, ताहम तवील मुद्दत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें पेट्रोल मोटरसाइकिलों के मुकाबले में बहुत ज्यादा ईंधन की लागत को बचा सकती हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने के लिए जून 2022 को चाइना जियालिंग ग्रुप ने पाकिस्तान गुमन ग्रुप के साथ ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत पाकिस्तान में नई तवानाई की मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन लाइन कायम की जाएगी। पुर्जों और दीगर हिस्सों की तैयारी को बतदरीज मुकामी बनाया जाएगा और जियालिंग ब्रांड के तहत पाकिस्तानी मार्केट में मसनूआत फरोख्त की जाएंगी। हम पाकिस्तान में एक फैक्ट्री कायम करने का इरादा रखते हैं। हम अपना हेड ऑफिस, चीफ इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजी और इंतहाई खास और पेशावराना मशीनें भी पाकिस्तान मुंतकिल करेंगे। हम अपने अमले के कारकुनों को तरबियत देने के लिए कुछ चीनी इंजीनियर्स का तवील अरसे तक पाकिस्तान में आने का इंतजाम कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की किल्लत, चार्जिंग की नामुकम्मल सहूलियात और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्जों की नाकाफी पैदावार मुकामी प्लांट की तामीर में जियालिंग को दरपेश बड़े चैलेंजेस हैं। हम एक प्रोडक्शन लाइन कायम करने का इरादा रखते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुस्तहकम सनती बिजली की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए मुकामी बिजली के शोबे की जरूरत होती है। मज़कूरा बाला रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020-2025 ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सरमायाकारी करने की मंसूबाबंदी करने वाले कारोबारी इदारों के लिए जबरदस्त फवायद पेश किए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खसूसी हिस्सों पर दरामदी ड्यूटी का 1%, 0 CKD सेल्स टैक्स और मुकामी तौर पर तैयारशुदा और मुकामी तौर पर फरोख्त होने वाली गाड़ियों पर 1% सेल्स टैक्स शामिल है। इन इकदामात ने गाड़ियों की पैदावारी लागत को बहुत कम कर दिया है। नई तवानाई के जराए जैसे खालिस बिजली,
हाइड्रोजन तवानाई और दीगर हाईटेक ज़राए की मंडी में तलब आलमी सतह पर एक रुझान होगी। मैं पाकिस्तान में इम्कानात के बारे में बहुत पुरुमीद हूँ। हमारी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देखने में खूबसूरत है, शफाफ तवानाई इस्तेमाल करती है और ड्राइव करने में बहुत आसान है। जब तक हुकूमत खातिर खा तवज्जो देगी और मुवाफिक पॉलिसियां बनाएगी, मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सड़कों पर बहुत सी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें मौजूद रहेंगी। ईवी सेक्टर में चीन की तरक्की से तजर्बा हासिल करते हुए मुकामी कंपनियां भी कोशिशें कर रही हैं। जोल्टा इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की पहली ईवी कंपनी है और ये ऑटो इंडस्ट्री को बरकी कुव्वत की फराहमी से जरूरियात पूरा करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। कंपनी ने जनवरी 2021 में रजिस्टर्ड ईवी कंपनी का लाइसेंस हासिल किया, सैंपल ऑर्डरिंग शुरू की गई और मार्च 2021 में एक फैक्ट्री कायम की। इसके बाद से गाड़ियों की तलब में इजाफा हुआ और 1.5 साल के अंदर अंदर 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स फरोख्त हुई। जोल्टा इलेक्ट्रिक का आइडिया कंसीव हुआ व्हेन आई वाज बैक इन 2007 and 8 इन चाइना। तो चाइनीज़ उस वक्त 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे थे। तो बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने ये फैसला किया कि जितने बड़े शहर हैं जैसे बीजिंग है, शेंजन है, शंघाई है, वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक टैक्सीज चलेंगी। सो आप इमेजिन करें जब दुनिया अभी पूरी तरह इंजन बेस्ड, आइस बेस्ड, कंबक्शन बेस्ड कार्स को फोकस कर रही थी, तो उस वक्त चाइना जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स को एज अ ड्राइविंग, एज अ टैक्सी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहा था। तो वहाँ से हुआ कि यार दिस इज़ समथिंग दैट गोना बी बिग इन फ्यूचर। लेकिन फिर बात जो है वो आई गई हो गई एंड देन आई मूव बैक टू पाकिस्तान, देन आई स्टार्टेड माय सॉफ्टवेयर बिजनेस। फिर ये 2014 में टेस्ला जो है वो बहुत हाईलाइट हुआ एंड बिकेम अ बिग सक्सेस। सो इस आइडिया को फर्दर जो है वो रीआइट्रेशन मिली एंड देन वी जम्प्ड इनटू 2018 एंड 19 जब ये स्मोक का पाकिस्तान में, लाहौर में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम क्लाइमेट का आ गया और पोल्यूशन का आ गया। सो उस टाइम पे जो एक्स गवर्नमेंट थी दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस थिंग। तो हम ऑलरेडी इसकी R&D पे काम कर रहे थे। 2019 में हमने इसकी R&D की और इसके जो पार्ट्स थे। पाकिस्तान में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का दर्जा मिलना हमेशा चैलेंजिंग रहा है। इसके बाद 2018 और 2019 में जब उन्होंने इस तसव्वुर को अपनाते हुए इस पर काम करना शुरू किया तो पाकिस्तान में कोई ईवी पॉलिसी नहीं थी। रास्ते में बहुत सी रुकावटें पेश आ रही थीं क्योंकि सड़कों पर पहले से चलने वाली मोटरसाइकिलें कदरे मुस्तहकम अंदाज से रवां थीं। लोग बरकी मोटरसाइकिलों के जरिए दी जाने वाली माइलेज के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे और फास्ट चार्जिंग का मुतालबा कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने सार्फिन को मुख्तलिफ ऑप्शंस देने के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि जब हमें ये लॉन्च की तो रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त था, बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग न्यू और हमने एक नया ट्रेंड जो है वो लोगों को दिया, जिसकी वजह से बहुत सा एक्सपर्ट पाकिस्तानी जो है, क्योंकि वो इस चीज़ से अवेयर था कि दुनिया में जो है अब ईवीज़ का दौर होना है, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर उसका बिज़नेस करा के दिया। वो हमारे डीलर्स बने, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बने और एक नया बिज़नेस जनरेट होना शुरू हुआ पाकिस्तान में। लेकिन डेफिनेटली everything comes with a price, so we have to put a lot of investment in terms of awareing the people। अवेयरनेस के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, पूरे पाकिस्तान में कैंपेनिंग की। वसी तनाज़र में आलमी मंडियां बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिफिकेशन की जानब तेज़ी से जा रही हैं। वसी पैमाने पर ईवी अपनाने वाली दुनिया तेज़ी से यहाँ करीब पहुँच चुकी है। कोई ममालिक जो हैं वो कह रहे हैं 2030 तक 60% इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी, कोई कह रहे हैं 2040 तक 100% होंगी। सो सेम वे में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी 2040 तक वी विल बी क्रॉसिंग एटलीस्ट 60-70% जो हमारी जितनी भी कम्यूट होगी वो इलेक्ट्रिक होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।